दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज की डिस्कशन 27 नवंबर 2020 के डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और उसमें हमारा क्वेश्चन आता है डिस्कस द प्राइमेसी ऑफ लैंड रिफॉर्म टू एड्रेस द ऑनगोइंग एग्रीकल्चर क्राइसिस इन इंडिया। तो क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया है हमें बताना है लैंड रिफॉर्म के बारे में, उनको रिलेट करना है हमने एग्रीरियन क्राइसिस के साथ में। ऑनगोइंग एग्रीरियन क्राइसिस इंडिया के अंदर चल रहा है, ये इसकी बेसिक थीम है। क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया इन द लाइट ऑफ ऑनगोइंग एग्रीकल्चर क्राइसिस, तो इसमें हमें बताना है एग्रीकल्चर क्राइसिस रिसेंट में चल रहा है, फिर आपको उसको बोलना है उसको सॉल्व करने के लिए लैंड रिफॉर्म कैसे कामगर हो सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म की अगर बात करते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के अंदर स्टार्ट होते हैं दो प्रकार के लैंड रिफॉर्म इंस्टीट्यूशनल किए गए, जिसमें जमींदारी एबोलिशन, टेनेंसी रिफॉर्म, लैंड सीलिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, इनको ट्राई किया गया। उसके बाद में टेक रेवोल्यूशन भी हुआ जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाएगा, और प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की इनके बाद में 4x हो गई और वर्क फोर्स 3x इंक्रीज़ हुई। तो एक्चुअल के अंदर में जो प्रोडक्टिविटी थी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो ज़्यादा पैसे बनेंगे, वो एक्चुअल के अंदर में यहाँ पे कंपेंसेट होगी 3x वर्क फोर्स इंक्रीज़ होने के कारण। और उसके बाद NSSO 2012 वाला सर्वे बोलता है फार्मर लगभग 19,000 रुपये कमा रहे हैं एक साल के अंदर में, तो मतलब वो एक महीने के अंदर में 1700-1800 रुपये कमा रहे हैं। तो ये काफ़ी आप मान सकते हो चिंताजनक बात है, और इसी को एग्रीकल्चर का क्राइसिस बोला जाता है कि फार्मर के पास में इनकम नहीं है उतनी। इंडिया वैसे फूड सरप्लस कंट्री है, तो हमें फूड की कमी नहीं है। एग्रीरियन क्राइसिस जब बोलते हैं फार्मर की इनकम काफ़ी कम है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि 3-4% से एग्रीकल्चर इंक्रीज़ हो रहा है लास्ट 5 ईयर में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वर्क फोर्स होने के कारण उसका कुछ खास असर नहीं हो रहा। तो हमने प्रेजेंट एग्रीरियन क्राइसिस के बारे में बताना है कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है, इसीलिए हमें नेक्स्ट वेव चाहिए जो हमारे लैंड रिफॉर्म है उनकी। तो इसमें आप बोल सकते हो प्रेजेंट जो हमारा एग्रीरियन क्राइसिस है उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। एक तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, स्मॉल एंड मीडियम फार्मर 83% हैं। अब इसके आगे और कारण है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग क्यों है, कैसे है, वो सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है उसके ऊपर। सेकंड कारण आता है लो इन्वेस्टमेंट होना एग्रीकल्चर के अंदर में। फिर ह्यूज वर्क फोर्स है, 40-50% वर्क फोर्स, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक है, उसके कारण मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। अदरवाइज़ अगर इनमें से 40-50% में से 20% लोग मैन्युफैक्चरिंग में मूव कर जाएँ तो बाकी वाले जितने लोग बचेंगे उनकी इनकम ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इसके अंदर में हमारा प्रेजेंट क्राइसिस है। अब इसको लैंड रिफॉर्म से कैसे रिलेट करेंगे, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है लैंड रिफॉर्म में जो हमें करना चाहिए, लैंड को कंसोलिडेट करना चाहिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग करनी चाहिए और लैंड पुलिंग करनी चाहिए। लैंड पुलिंग के अंदर में काफ़ी सारे जो फार्मर होंगे उनकी लैंड को इकट्ठा कर लिया जाता है, और एक एजेंसी होती है सेंट्रल एजेंसी, वो उनको वहाँ पे खेती वगैरह करती है, बाकी तो आपको पता ही होगा। तो इनके अंदर में क्या करने की कोशिश की जा रही है, जो हमारी फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमारे पास में कंसोलिडेटेड लैंड होल्डिंग हो और उसके ऊपर में आप अच्छे से खेती कर सको। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो आपके पास सरप्लस बचेगा, बार्गेनिंग पावर मार्केटिंग के टाइम में अच्छी होगी। गवर्नमेंट इसके लिए मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट लेके आई थी 2016 के अंदर में, ठीक है। तो लैंड कंसोलिडेशन वगैरह, कोऑपरेटिव वगैरह, लैंड पुलिंग, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें। सेकंड आता है डिजिटल लैंड रिकॉर्ड। हमारे पास में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड ना होने के कारण राउंड अबाउट 50% जो केसेस कोर्ट के अंदर में पेंडिंग है उनके अंदर में लैंड वगैरह इन्वॉल्व है। अब लैंड आपकी इन्वॉल्व होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर आपको लोन नहीं मिलेगा, फार्मर को लोन नहीं मिलेगा उसके ऊपर में, ठीक है। अगर आपने नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, न्यू सप्लाई चेन, तो आपको लैंड खरीदनी पड़ेगी, सरकार लैंड लेगी, फिर उसके ऊपर सड़क बनाएगी जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास में लैंड रिकॉर्ड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आप किससे परचेज़ करोगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करने के लिए भी आपको लैंड की आवश्यकता है। आपने रोड ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करवाने, पोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाने, तो वो सब चीज़ें करनी है तो आपको एक्चुअल के अंदर में लैंड किसी से खरीदनी पड़ेगी। अगर लैंड आपकी लिटिगेशन के अंदर है तो वो कैसे परचेज़ करोगे। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग हमारी वीक है तो एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे होंगे, अदरवाइज़ वो मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट कर जाते। मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करते तो एक पर्सन तो मैन्युफैक्चरिंग से कमाता, एक उसके घर में एग्रीकल्चर से कमाता, तो इससे इनको डबल बेनिफिट होना था, जो नहीं हो रहा है। और ह्यूज वर्क फोर्स है एग्रीकल्चर के अंदर में, तो हमें शिफ्ट करने की आवश्यकता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन 2009 के अंदर में प्रोग्राम चलाया था, जो कि अभी भी हमारा चल रहा है, अभी भी कंप्लीट वगैरह नहीं हुआ ये, तो इसको और बूस्ट करने की आवश्यकता है। थर्ड आता है लैंड लीजिंग। लैंड लीजिंग के अंदर में अगर आप अपनी लैंड के ऊपर खेती नहीं करना चाहते तो आप दूसरे पर्सन को लीज़ के ऊपर दे सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए लैंड लीजिंग के लिए अगर आपने फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग को एड्रेस करना है तो आप लैंड लीजिंग का सहारा ले सकते हो। प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि लैंड लीजिंग के अंदर में आपको पता है इंडिया के अंदर में जुडिशियल सिस्टम कैसा है। एक बार आपने अपनी लैंड लीज पे दे दी किसी पर्सन को, उसके बाद वो 12 साल तक मानो उसने वहाँ पे खेती वगैरह की, उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजेशन के तहत अगर आप 12 साल तक
किसी पर्टिकुलर लैंड के ऊपर काम कर लेते हो और वो अनडिस्प्यूटेड है, मतलब उसके ऊपर कोई केस वगैरह कुछ नहीं चला हो, तो आप उसको आपकी लैंड बन जाती है वो, पर उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, मतलब कोई कंटेस्टेशन नहीं होनी चाहिए, तो वो आपकी बनेगी। तो इन चीज़ों का मदद लेके जो लैंड होल्डर होता है उसको डर लगता है मैं तो नौकरी करने के लिए शहर चला जाऊंगा, लैंड वगैरह अगर मैंने दी तो वो मेरी लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा, तो उसके लिए सख्त लॉ होने चाहिए। उसके लिए नीति आयोग ने मॉडल लीजिंग एक्ट बनाया था 2016 में, जो हमने पीछे भी देख लिया। तो अगर लैंड लीजिंग की जाती है तो ये बूस्ट करेगा प्रोडक्टिविटी को, क्रेडिट अच्छे से अवेलेबल होगा और वर्क फोर्स शिफ्ट करेगी एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में, मैकेनाइजेशन भी अच्छा होगा। कम से कम अगर लोग होंगे खेती करने के लिए तो आप बड़े वाला फार्म होगा उसके लिए आप एक ट्रैक्टर खरीद सकते हो, अदरवाइज छोटा सा 1 हेक्टेयर का फार्म है उसके लिए आप कितने ट्रैक्टर खरीदोगे। तो डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट लॉ हैं, नीति आयोग ने भी इसमें बोला हुआ है, तो इसमें कुछ खास आपको बताना नहीं है, आपको बेसिकली ये बताना है एग्रीकल्चर में क्राइसिस, ठीक है, उसके अंदर में क्या रीज़न है, या इनको आप अवॉइड करके इनको मिक्स कर सकते हो, आगे जो हमने डिस्कस किया उसको रिलेट करना है लैंड रिफॉर्म के साथ में, प्रेजेंट में लैंड रिफॉर्म के साथ में। अब इसमें आप ये नहीं लिखने लोगे कि इनपुट फर्टिलाइज़र अच्छा नहीं मिल रहा है हमें, हमें जीएम वैरायटी चाहिए, जीएम वैरायटी नहीं पूछा गया इसके अंदर में, इसके अंदर में सिंपली पूछा गया लैंड के बारे में, लैंड के बारे में हमें डिस्कस करना है। Okay, so now we shall discuss this in English. So the question is, discuss the primacy of land reform to address the ongoing agrarian crisis. So the main theme of question is land reform, and we have to relate that land reform with ongoing agriculture crisis. So we have to explain what is ongoing agriculture crisis, and we have to give solution. In order to give solution, the main focus should be land reform. How land reform, if we have to reframe this question, the question could be that how land reform can help to tackle ongoing agrarian crisis. So in this, first we have to define land reform, or we can give another introduction also. We can introduce by giving example of present agrarian crisis, how farmer are protesting and all that stuff, you can give that example also, or if you have some other data of recent happening you can start by your question by that also. So we will start our question with land reform. What are land reform, how they are related to agrarian crisis. In introduction you have to define land reform, then tell something about ongoing agriculture crisis, then what are the cause of agriculture crisis and how those cause can be solved by land reform. So this is our question. So first, land reform in India started after independence, and these can be covered under two headings. First were institutional, under them Jamindari abolition, tenancy reform, land ceiling, cooperative, and second was tech revolution, which we also call as green revolution. So what was the effect of these revolutions? We increased our agriculture productivity by 4x, and but the issue is, for example, if rice, we were producing rice 750 per hectare, now we are producing that 2800 per hectare. So the productivity of agriculture has increased 4x. It means the profit should also have increased 4x, but the issue is that number of people working in agriculture field have also increased 3x. So the 3x and 4x, the increased productivity in agriculture was compensated by the increase in workforce. That is why we are facing agriculture crisis in India. So NSSO 2012 and 13 survey says that farmer are earning on an average 19,000 per year. So this is called our present agrarian crisis. Present agrarian crisis is not that we don't have enough food to eat. India is a surplus food country, but the issue is that farmer are earning less. Okay, farmer are earning less, and the infrastructure, the supply chain management is so poor that farmer are earning less, but the middlemen are earning huge profit, and the consumer is bearing the burden of the inefficiency of the system, the supply chain. So what we have to understand, that the income of farmer has not grown up with the growth of the agriculture productivity. That is called present agrarian crisis. And although in a past 5 year 3-4% we have seen agriculture has grown with 3-4%, but we have huge workforce working in agriculture, so that compensate for this 3-4% growth. So what we need, a next wave of land reform, so that number of workforce can be increased. So the main point is to decrease the number of workforce and increase the productivity. Okay, so if we decrease the workforce, and the number of people who are benefiting from agriculture will decrease, and the agriculture productivity even remain stagnant or even remain the same, we will see that people will earn more. This 19,000 figure will drastically improve, and government has also a target of increasing the income of farmer by 2022 to 2x.
So first we introduced by land reform, then we told that what is the farm crisis. So crisis is that farmer are earning less and more workforce is employed in agriculture. Okay, so what are the cause of present agriculture crisis? You can write multiple causes, but you have to relate those causes with land reform. Means you cannot write that fertilizer subsidy, government is giving huge fertilizer subsidy and which is causing problem. You have to relate the cause that you are mentioning here with land reforms. So that is the crux of this question. So the first point is fragmented land holding. 83% of land holding is small and marginal, small and medium, 83%. Now the issue here is that if you have 83% of people, here we have marginal, small and marginal, less than 2 hectare. Okay, so 83% of the land holding is less than 2 hectare, less than 2 hectare. So if you have less land holding, then the surplus that you earn from your agriculture produce will be less, and if you have less surplus, so you have less investment to do in agriculture. So first point. Second is low investment because less surplus with the farmer, plus digitization of land record is not there, land record are not clear, so farmer are not able to get credit also, so their investment is poor, government has a limitation in investing. Then we have huge workforce. 40 to 50% of the people of India, approximately 23 to 27 crore of Indian, are employed in agriculture sector, and weak manufacturing sector. So if you have strong manufacturing sector, so huge workforce, 40 to 50%, part of it could move to manufacturing sector, which will decrease the burden of agriculture sector, and with same amount of productivity, agriculture sector and the farmer can benefit more. So we have to relate this with the land reform, new wave of land reform, what is happening now. So land consolidation, cooperative farming and land pooling is the first heading. It can solve the problem of fragmentation of land holding. So now I am relating these cause with the land reform. So this is the crux of this question. You have to relate the cause of ongoing farm crisis with land reform, how land reform can help to cope up with those cause. So here, first, land consolidation, that will help to decrease the fragmentation of land holding. Small and marginal farmer are 83%. It is small and not small and medium, but small and marginal. So small farmer are from 1 hectare to 2 hectare, and marginal farmer are less than 1 hectare land holding. And if you fragmentation of land holding decrease, the surplus will increase and bargaining power of farmer will increase in marketing. So government has model Agriculture Land Leasing Act of 2016. Second is digitization of land record. So if your land record are not digitized, or if your land record are not clear, so what are the issue that you can face? First issue is litigation. The World Bank study of 2007 shows us that 50% of the cases involve land in some form, and agriculture credit will not be available if your land is under litigation. Second is if you have to develop new infrastructure like supply chain management, road, from your APMC mandi to port or some other mandi, so you have to buy land, and if land is under litigation, you cannot buy that land and you cannot create infrastructure. And next is manufacturing sector. Manufacturing sector development is hampered because land is not freely available. Okay, then huge workforce is employed because manufacturing sector is not developed. Manufacturing sector is not developed because the logistic cost of India is high, that make our manufacturing uncompetitive in global market. So we have to move toward manufacturing, and in order to move, we have to reform our land record. For this, government has initiated Digital India Land Record Modernization Program 2009. And last one is land leasing. Under land leasing, a person who no longer wants to cultivate a particular piece of land, he want to go to some other country or to urban area, he can lease his land to other person who can cultivate his land, and he will also get some rights over that land, and he can also get credit over that land. So to address the fragmentation of land holding, land leasing can be a beautiful formula. It will boost our agriculture productivity, increase the credit availability, shift worker from agriculture to manufacturing, and it will also help in better mechanization. And government has Niti Aayog has proposed 2016 Model Land Leasing Act, and different states have different laws. So we have to reform, we have to speed up these land reform
in order to address the present agrarian crisis. Now, present agrarian crisis has other cause also. For example, climate change is one of the cause. Input, seed, fertilizer is also one of the cause. Okay, investment from public sector is also a cause. But they are not asking. They are asking you specifically to relate the present agrarian crisis with land reforms. What are the issues with land? Okay, then in the end you can say that thus land consolidation, digital land record, land leasing will ensure shift of workforce from agriculture to manufacturing and increased productivity for remaining population. So this is the end of our discussion. Meet you tomorrow. Thank you.